हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। तो उससे पहले जो है हमने अपने ITR फाइल कर देनी है। बहुत लोग क्या होता है कि CAs की हेल्प लेते हैं डेफिनेटली, या फिर टैक्स फाइलिंग एजेंसीज की हेल्प लेते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और या फिर आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है, तो आप उस केस में आप अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं, वो भी सीधे सीधे इनकम टैक्स की साइट पर जाकर। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो चलिए गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो गाइस, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और इसका लिंक आपको नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइज, रिटर्न भरने से पहले हम सबको ये जानना जरूरी है कि हमें कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यूज करना है। तो वो आप देखेंगे आपके टॉप पर इंडिविजुअल HUF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सैलरीड एम्प्लॉयज। सैलरीड एम्प्लॉयज में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस पे शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे कि आपके लिए कौन सा जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ITR 1 है वो किस किस केसेस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या होता है मिस्टेक कर जाते हैं, गलत ITR फॉर्म चूज कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फिल करना होता है और आप उसकी जगह पर ITR 1 फाइल कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो फाइलिंग है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो है सैलरी या पेंशन, कि जो आपकी इनकम है वो सैलरी के थ्रू आ रही है या फिर पेंशन के थ्रू आ रही है। तो उस केस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और सेकंड है आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी, कि आपकी रेंटल इनकम आ रही है वो भी 1 हाउस से। लेकिन आपको जो रेंटल इनकम है अगर वो 2 या 3 हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है तो उस केस में आपने ITR 2 फाइल करना है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन एंड डिविडेंड्स एटसेट्रा। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है या कोई फैमिली पेंशन होगी या फिर डिविडेंड्स है, कुछ स्टॉक से डिविडेंड्स भी आते हैं कई बार लोगों को, तो आप उस केस में भी ITR 1 यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। इट मीन्स कि जो आपकी एग्रीकल्चर है वो 5,000 तक आ रही है, तो आप उस केस में भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ क्लोज हैं जिसमें कि आप ITR 1 नहीं यूज कर सकते, वो भी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ITR 1 तब भी यूज नहीं कर सकते हैं जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप ITR 1 तब भी यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आपने होल्ड करे हैं, तो आप उस केस में ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हैज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है कि आपको आउटसाइड इंडिया से आपके कोई इनकम या फिर आपके एसेट्स आते हैं, तो आप उस केस में भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका इंडिया से बाहर अकाउंट है तो आप उस केस में भी अपना ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब कि आपकी जो इनकम का सोर्स है वो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, तो आप उस केस में भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे इज अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। 194N का मतलब है कि आपने जो कैश है वो 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल कर लिया है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इज अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड इन ESOP। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंपनी में आपको ESOP मिलते हैं या फिर आपकी जो पेमेंट है या जो टैक्स बनते थे आपको वो अगर डेफर्ड हुए हैं किसी भी वजह से, तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे हु हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अगर आपका कोई लॉस हुआ है, चाहे वो आपकी बिजनेस इनकम में हुआ है, कई लोग क्या होते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, तो उनका भी अगर लॉसेज है और शेयर में लॉस हुआ है तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहे हैं तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कि आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं।
तो गाइज अब हम बात करते हैं कि हमें रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमें जो फर्स्ट है वो फॉर्म 16 चाहिए, और सेकंड हो गया 20 AS कि हमारा TDS कितना कटा है, और तीसरा हो गया AIS एनुअल इंटरेस्ट स्टेटमेंट। वहां पर भी आपको इनकम की डिटेल्स आ जाती है, तो तीनों जगह पर आपकी इनकम का मैच होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 20 AS एंड AIS आपको कैसे मिलेगा। उसके लिए आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। अभी आपका लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट, तो ये सब भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो हम ये जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 23-24 की करने वाले हैं। इट मीन्स कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 2022 और 23 है। तो गाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आप यहाँ फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर है हमारा 2023 और 24, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन को चूज कर रही हूँ। ऑनलाइन चूज करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पर उससे पहले हम 26 AS डाउनलोड कर लेते हैं। 26 AS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप ई फाइल पर जाएंगे। ई फाइल पर आप देखेंगे कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि असेसमेंट ईयर क्या है, तो आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 23 और 24। उसके बाद आप व्यू एज पर HTML को चूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका 26 AS फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमने AIS निकालना है, तो AIS के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। तो गाइज आपके सामने AIS का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको AIS इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आप AIS पे क्लिक करेंगे। AIS पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS पे क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपका इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना था। तो आप इसको अपने फॉर्म 16 और 20 AS से मैच कर लेंगे। तो गाइज अब हम प्रोसीजर शुरू करने वाले हैं कि हमने ITR फाइल कैसे करनी है। तो गाइज ITR फाइल करने के लिए आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद तो अब हमें कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर जाके भी चेक कर सकते हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो हमारे केस में हम ITR 1 फाइल करने वाले हैं, तो आप ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो 3 स्टेजेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो हमारे केस में हम यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो 2.5 लाख से ऊपर आपका एग्जम्पशन लिमिट है वो अबव हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 स्टेप है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करनी है। अगर कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप PSU के तो आप PSU पे क्लिक करेंगे। TG पेंशनर है, SG पेंशनर है, PSU पेंशनर है और अदर पेंशनर है, तो आप इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप अपना रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट देखकर आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में लगे हैं तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो हम अपने केस में अदर्स पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने फाइलिंग सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फाइलिंग सेक्शन पे आप 139(1) को ही सिलेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। इस केस में आप नो कर देंगे क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करने वाले हैं। नीचे आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी बैंक डिटेल डालनी है ताकि अगर इनकम टैक्स रिटर्न बने तो वो रिटर्न्स आपको आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आपको अपने एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करने हैं तो आप ऐड अनदर पे जाकर भी और अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंफर्म हो चुका है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। और गाइज जो सेकंड ऑप्शन है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर रखी है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, जो भी एलिजिबल है, यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जिसके लिए आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, यहाँ पर आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो ही रहने दोगे। हमारे केस में यहाँ पर मैं नो कर दूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो क्लेम एग्जाम्पशन है वो स्पेशल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस के लिए है, तो यहाँ पर मैं नो कर दूंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्लेम एग्जाम्पशन है वो हाउस रेंट अलाउंस के लिए है। गाइज क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को HRA का एग्जाम्पशन मिलता है। अगर आपके केस में ये है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने देंगे। और आप HRA की डिटेल अपने फॉर्म 16 में भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में इसको नो करूँगी। इसके बाद आप देखेंगे कि लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जाम्पशन है, तो मैं इस केस में भी नो करूँगी। और आपको लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्लेम है एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो इस केस में भी हम नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आपने अपनी एनुअल इनकम डाल देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2,40,000 डाली है। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपकी सैलरी का सारा बाइफिकेशन आ गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधा 50,000 का डिडक्शन हो गया है। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ये जस्ट मैं आपको आपकी रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लेट आउट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जितनी भी आपकी ग्रॉस रेंट आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो आपने यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 90,000 रुपये डाल रही हूँ। गाइज अगर आप यहाँ पर अपनी रेंटल इनकम डालते हो तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अज्यूम कर लेता है और आपको यहाँ पर 27,000 का रिबेट भी मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपनी रेंटल इनकम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने हाउस लोन लिया है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको उसका लॉस निकल कर आता है तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। जो भी आपके डिविडेंड्स इनकम है, जो भी आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, जो भी आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, तो वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मतलब कि आपने FD से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है वो 1,92,391 आ गई है। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जो आपके फर्स्ट 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या क्या डिडक्शन क्लेम करनी है, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, तो मैं यहाँ पर नो करूँगी। आर यू एलिजिबल टू एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो मैं यहाँ पे नो करूँगी। थर्ड पॉइंट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। गाइस जो 80G होता है वो आपका कब एप्लीकेबल होता है, जब आपने HRA क्लेम नहीं किया अपनी कंपनी से और जो HRA का डिडक्शन मिलना था और वो आपको नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर हाउस रेंट भर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये अभी नो ही रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे एज पर इंफॉर्मेशन विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो कि अंडर सेक्शन आता है 80C।
तो गाइज 80C का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि 1.5 लाख तक की हमें लिमिट मिल जाती है। तो अगर आप कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो 80C में क्लेम करनी चाहिए। जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स सेविंग होते हैं, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो गाइज इनमें से आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया है तो आप उसको ज़रूर क्लेम कीजिए। तो मैं अभी अपने केस में इसको नो ही रहने दूंगी। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सेक्शन 80D का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है और ये मेडिकल वाला होता है, तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में इसको मैं नो ही रहने दूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि सेक्शन 80E आपको शो हो रहा है, जिसमें कि मैं यहाँ पर नो ही रहने दूंगी। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सेक्शन 80TTA। तो यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिला है तो उसका एग्जम्पशन हम यहाँ पर क्लेम करेंगे, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें कि आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जो भी क्लोज आपको एप्लीकेबल लगता है तो यहाँ पर वो आप अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि वेरीफाई योर डिडक्शन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि हमने 80TTA को वहाँ पर येस किया था। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि जो आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड है वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, जो आपके टोटल डिडक्शन है वो 306 रुपीज़ है। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि अब ये जो थर्ड स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है और आपकी जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो गाइज हमारे जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने टैक्स पेड पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि जो आपकी सैलरी पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो हमारे केस में अभी ये 0 ही है। यहाँ पर आपको आपकी सैलरी पर कितना टीडीएस कटा है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपके इंटरेस्ट पर कितना टीडीएस कटा है तो वो आपको शो हो जाएगा, अगर आपके केस में टीडीएस कटा है तो। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से चेक कर लेनी है। तो हमारे केस में जो टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट है वो 0 है। आप कंफर्म कर देंगे। गाइज आप देखेंगे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो 5 पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आपके जो 5 स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़। इट मीन्स कि आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास पूरा फॉर्म फिल होकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपने प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। बाय चांस अगर आपको कोई एरर आता है तो आप उस पर्टिकुलर एरर पर जाकर रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वेरीफाई बाय ITR 5th, ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई लेटर का मतलब कि आप इसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो, पर आपने जिस दिन अपनी ITR सबमिट की है उसके 30 डेज के अंदर आपको ये वेरीफाई करना होता है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई नाउ का, जिसमें कि आप अपने आधार, OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप ई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला है, जिसमें कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में, जिसमें कि OTP आएगा, जिससे कि आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा और आप उसको फिल कर देंगे।
OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी सबमिशन है वो कंफर्म हो चुकी है, तो ये आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। इट मीन्स कि जो आपकी ITR है वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था कि आप अपनी ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।